Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindu Students Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is on Nobel Prize. So यहाँ पर बात करेंगे ये जो Nobel Prize है वो है क्या, Nobel Prize का नाम कैसे पड़ा, कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि Nobel Prize के पीछे हैं, Nobel Prize किन किन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, किस बेसिस पर दिया जाता है, किन क्राइटेरियाज में दिया जाता है. All those dynamics would be now first article. The second article is related to two aspects. The first one is the Armed Forces Special Powers Act and the second one is the Naga Peace Pact. So यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे. स्टार्ट करेंगे अस्पा क्या है, अस्पा कहाँ पर एनेक्ट किया गया है, क्या क्या प्रोविजंस है अस्पा में, क्या क्या इश्यूज है अस्पा में. देन मूव ऑन करेंगे नागा पीस पैक्ट के बारे में बात करेंगे, नागा इंसर्जेंसी की बात करेंगे जो 1881 से लेकर 2019 तक मेजर जितने भी माइलस्टोन्स रहे हैं नागा इंसर्जेंसी में वो बात करेंगे. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स क्या है, impediments क्या है, all those things we will be discussing in our second article. The third article is related to an indigenously developed helicopter, that is the light combat helicopter. So यहाँ पर बात करेंगे LCH है क्या, LCH का significance कब क्या है, LCH की credibility क्या है, LCH की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, all those dynamics would be in our third article. The fourth article is related to desertification, which is a very important topic in environment. So यहाँ पर बात करेंगे desertification है क्या, desertification किस वजह से होता है, क्या क्या है इम्पैक्ट डिसर्टिफिकेशन से, इम्पैक्ट्स जो डिसर्टिफिकेशन है उसे कम करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, नेशनल लेवल में कौन से मेजर्स लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल में कौन से मेजर्स लिए हैं. ऑल दिस डायनामिक्स वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन PMI. सो यहाँ पर बात करेंगे PMI होता क्या है, ये इंडेक्स जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, पब्लिश करने के लिए उनके कौन से पैरामीटर्स हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या है. ऑल दोज डायनामिक्स वुड बी नाउ फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the Nobel Prize. So बात करते हैं Nobel Prize कहाँ से निकल के, ये जो Nobel Prize में जो Nobel हैं वो कहाँ से आया. So let's start the basics. So Nobel Prize में जो Nobel है that is named after the personality Alfred Nobel. So Alfred Nobel से निकल के आया Nobel. So Alfred Nobel अपने विल में कहते थे, अपने विल में उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद जितने भी उनके रियलाइजेबल एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, वो उन लोगों को दिया जाए जो कि ह्यूमन काइंड के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट के काम कर रहे हो. और इस बेसिस पर निकल के आया नोबेल प्राइज़. अब देखते हैं नोबेल प्राइज़ किस किस क्राइटेरियाज में, किस किस कैटेगरी में दिया जाता है. सो नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरीज में, 6 क्राइटेरियाज में दिया जाता है. सो व्हाट आर दिस 6 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज मेडिसिन, सेकेंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस, लिटरेचर एंड पीस वर्क. सो इन 6 कैटेगरीज में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज और ये हर साल दिया जाता है और ये दिया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के महीने में पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ही ये प्राइसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सो एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग आवर फर्स्ट विनर दैट इज दी स्वाति पाबो. सो स्वाति पाबो जो है वो डॉक्टर हैं और वो डॉक्टरेट पर्टिकुलरली उन्हें दिया गया है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है ऑन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में उन्हें दिया गया है. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द क्राइटेरियाज किसके बेसिस पर उन्हें दिया गया है, पहले देखते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि गाइड करते हैं. सो हर एक जो कैटेगरी है वहाँ पर काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आते हैं, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आते हैं और उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए और जो सबसे एबल कैंडिडेट्स उसे चूज़ करने के लिए हर एक क्राइटेरिया के लिए हर एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल जो पीस प्राइज है, पीस प्राइज के लिए देयर इज दिस नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, देर लिटरेचर के लिए देयर इज ए स्वीडिश कमिटी, वैसे ही मेडिसिन के लिए अलग कमेटी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अलग कमेटी. सो हर एक कमेटी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ नॉमिनेशन को छांटते हैं और उस बेसिस पर सबसे एबल कैंडिडेट या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और वहाँ पर वो नोबेल जो प्राइज हैं वो अवार्ड करते हैं. अब बात करते हैं कि जो स्वाति नोबेल हैं, स्वाति जो पाबे हैं उनको किस कैटेगरी में दिया गया है. सो उनको मेडिसिन के कैटेगरी में दिया गया. क्यों दिया गया? बिकॉज ही हैव वर्क पर्टिकुलरली, ही हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दी जीनोम्स ऑफ हुम, ऑफ द एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन. सो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स जो है और जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उससे रिलेटेड जीनोम पे काफ़ी स्टडी की गई है और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के साथ उन्हें और क्या मिलता है. सो नोबेल प्राइज़ के साथ दे ऑल्सो गेट दी नोबेल प्राइज़ डिप्लोमा और एक छोटा सा सम मिलता है अराउंड 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो कि अराउंड कन्वर्ट्स टू अराउंड $9 लाख. सो $9 लाख के करीब करीब उनको अमाउंट भी दिया जाता है एज अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट जो उन्होंने काम किया है. सो नाउ लेट्स सी
कि क्या क्या है ये होमिनिन्स। सो जैसे मैंने कहा यहाँ पर उन्हें जो अवार्ड दिया गया है दैट इज फॉर वर्क दैट ही हैड डन इन द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। बट यहाँ पर जीनोम्स और होमिनिन्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। सो व्हाट इज दिस होमिनिन्स? अब यहाँ पर समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो किंगडम है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप जब बायोलॉजिकली बात करते हो, एंथ्रोपोलॉजिकली बात करते हो, तो आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप उसे सब डिवाइड करते हो हायरार्की के हिसाब से। सो यहाँ पर वी आर हैविंग एन किंगडम नॉन एज एनिमेलिया, जिसमें ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो एनिमेलिया जो किंगडम है उसके अंदर काफ़ी सारे सब कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेलिया के अंदर फिर जो किंगडम है उसके अंदर काफ़ी सारे फाइलम्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, सुपर फैमिलीज आते हैं, फैमिलीज आते हैं, फिर उसके बाद जीनस आते हैं, उसके बाद स्पीसीज आते हैं। सो काफ़ी सारे हैं उसमें। अगर इन किंगडम जो है एनिमेलिया उसके अंदर एक कैटेगरी है नॉन एज ट्राइब्स, और एक ट्राइब, वन ऑफ द ट्राइब इज नॉन एज दी होमिनिनी। होमिनी जो है एक ट्राइब है, और होमिनिनी से निकल के आते हैं दो जीनसेस। एक जीनसेस हैं जिसे कहते हैं होमोस, जहाँ से ह्यूमंस निकल के आए। ह्यूमंस जो होमोस के अंदर भी काफ़ी सारे स्पीसीज हैं, जिसमें से हैं वन ऑफ द स्पीसीज इज द होमो सेपियंस सेपियंस, दैट आर दी ह्यूमंस। सो ह्यूमंस जो हैं उनको हम लोग स्पेसिफिकली टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस। सो जो होमो सेपियंस सेपियंस है वो होमो से निकल के आया। सो होमोस और जो दूसरा जीनस है दैट इज दी ऑस्ट्रेलोपिक्टस। सो होमोस और ऑस्ट्रेलोपिक्टस जो है वो होमिनी से निकल के आए, और होमोस और ऑस्ट्रेलोपिक्टस के अंदर भी काफ़ी सारे स्पीसीज हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो ये जो पार्टीशन है, जो ट्राइब है, सो द होमिनी इज ओनली वन ऑफ द ट्राइब्स। इसके साथ साथ काफ़ी सारे और ट्राइब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग द पनिनी जिसे निकल के आए चिंपांजीज, वी आर हैविंग द गोरिल्ला जिससे गोरिल्लास निकल के आए, वी आर हैविंग द पोंगो जिससे कि ओरेंगोटन्स निकल के आए। सो काफ़ी सारे डिफरेंट ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स के अंदर आपके जीनसेस हैं, जीनसेस के अंदर स्पीसीज हैं, एंड वन ऑफ द स्पीसीज इज द ह्यूमंस। सो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं दैट इज द होमिनी, दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। विद दैट अब देखते हैं कि जीनोम क्या है। सो व्हाट इज जीनोम? सो हर एक ह्यूमन के अंदर जितने भी डाटा हैं, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ योर स्किन, द कलर ऑफ योर thighs, the color of your beard, the color of your hair, so all these things are encoded in your genes। जो जीन्स हैं उसमें ये जो डाटा जो हैं वो encoded होते हैं, और ये जो डाटा है, जो कंप्लीट सेट ऑफ जो डाटा है, कंप्लीट सेट ऑफ जो जीन्स हैं उसे हम लोग कहते हैं जीनोम। सो जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसे कंपाइल करो सो दैट इज नोन एज जीनोम। With that clarity, now let's move to our next article that is on the Armed Forces Special Powers Act and Naga Insurgency. So start करते हैं ASPA पे। So what is this ASPA? अब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ASPA पे, ASPA है क्या, कब फॉर्म हुआ, उसके हिस्टोरिकली क्या क्या कॉनोटेशंस हैं, प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, ASPA में कौन से प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के कारण क्या क्या इश्यूज हैं जिसके कारण वो अनपॉपुलर, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस इन आवर 1st October video itself. So please refer to this video so that you have a very good critical thinking about this topic. With that, now let's move to our next aspect that is on the Naga Peace Prize or Naga Peace Insurgency. So ये जो Naga Peace Pact है, जो insurgency है, this has been from a long time से ये stretch back करते हैं। So जो historical connotations है, it starts from the 1881. 1881 से लेकर ही ये जो insurgency है वो continue कर रहा है in the northeastern regions. सो यहाँ पर नागा को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो व्हाट आर दिस नागास? सो एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड इट इन आवर 19 अगस्त वीडियो, बट अगेन लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। सो नागास क्या है? सो नागास आर हिल पीपल, वो एक हिल पीपल हैं जो कि इंडो मंगोलोइड फैमिली से आते हैं। सो नागास जो हैं वो एक एथनिक कम्युनिटी हैं, वो एक सिंगल ट्राइब नहीं है, वो एक एथनिक कम्युनिटी हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे ट्राइब्स आते हैं, और जो नागा जो ट्राइब्स हैं, नागा जो एथनिक कम्युनिटी हैं, इनमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे इनसिक्योरिटीज़ थे, और इन इनसिक्योरिटीज़ को जो ब्रू अप करके ओवर द ईयर्स वो ब्रू अप होके नागा इंसर्जेंसी में तब्दील हुआ। सो दिस हिस्ट्री कैन बी स्ट्रेच बैक टू 1881। 1881 जहाँ से नागा हिल्स जो है वो पार्ट हुए ब्रिटिश इंडिया का। सो वहीं से उनको काफ़ी सारे इनसिक्योरिटीज़ थे, और वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ओवर द ईयर्स ब्रू अप होके, ओवर द ईयर्स ग्रो अप करके इंसर्जेंसी में तब्दील हुआ। And all the major stakeholders, all the major timelines I have already discussed in our 19th August video as I told. So please refer to the video here so आप समझ पाओ कि उसके historical connotations क्या है। इसके साथ साथ I have also discussed कि क्या क्या दिक्कतें थी in the peace settlement. Peace settlement जो चलते आ रहा है, जो कि 2019 और 2015 से ही चलते आया, इन पीस प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण जो बातचीत थी, जो डिस्कशंस थे वो 2019 में स्टॉल हो गए थे।
एंड इट इज़ रिवाइव्ड नाउ। सो ये जो स्टॉल है इसके कारण क्या थे, क्या क्या रीजंस थे, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी जो फ्लैग है, क्या क्या इनके रिक्वायरमेंट्स है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन आवर 19th August video itself. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of Armed Forces Special Powers Act, the major stakeholders of the Naga insurgency and the historical connotations of the Naga insurgency. With that, now let's move to our next article, that is on the LCH, which is the Light Combat Helicopter. अब ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो एक इंडिजिनसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में है एंड वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन आवर 30 अगस्त वीडियो, जहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है ये हेलीकॉप्टर किसने फॉर्म किया, जो ये इसके रोल क्या है, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कब हमें महसूस हुआ कि हमें ऐसे मशीन की ज़रूरत है, ऐसे कैपेबिलिटीज़ वाले हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 30 अगस्त वीडियो, सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ ऑन द डिसर्टिफिकेशन। अब जैसे मैंने कहा डिसर्टिफिकेशन जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के लिए। सो यहाँ पर बेसिक से समझते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारे यहाँ पर मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी सारे गलतियाँ हैं जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। सो ऑफन जो एस्पिरेंट्स है वो समझते हैं कि डिसर्टिफिकेशन मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ डिसर्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिसर्ट्स को वो डिसर्टिफिकेशन समझते हैं। बट अगर आप ऑफिशियली समझो, फॉर एग्जाम्पल the most official document related to desertification is the UNCCD, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन। सो जो UNCCD हैं उनके अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ सो दे डिफाइन डिसर्टिफिकेशन एज ए डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सो इट इज़ नॉट द एक्सपेंशन ऑफ डिसर्ट्स, वो एक्सपेंशन ऑफ डिसर्ट्स नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इन किस एरियाज में, किन किन एरियाज में, इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया। सो इन एरियाज में जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। और ये काफ़ी सारे रीजंस के कारण हो सकते हैं। सो कौन से मेजर रीजंस, फॉर एग्जांपल ओवरग्रेजिंग के कारण हो सकता है, डिफोर्टेशन के कारण हो सकता है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के कारण हो सकता है, अर्बनाइजेशन के कारण हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, स्ट्रिपिंग ऑफ लैंड रिसोर्सेस, नेचुरल डिजास्टर्स। हो इन सब रीजंस के कारण डिसर्टिफिकेशन जो है वो एग्रीवेट हो सकता है, वो कैटलाइज हो सकता है। अब देखते हैं इन डिसर्टिफिकेशन कारण क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट, इसकी फार्मिंग जो है वो डिफिकल्ट हो सकते हैं। सेकेंड, फ्लडिंग होने के चांसेस हैं। जब फार्मिंग अच्छा नहीं होगा तो हंगर होने के चांसेस हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर हो सकता है। इवन इस सब से जो रिजल्ट करता है दैट इज द पॉवर्टी। सो एट लास्ट पॉवर्टी होने के चांसेस हैं, हंगर होने के चांसेस हैं। विद दैट अब देखते हैं कि स्टेटस क्या है इंडिया में। इंडिया में डिसर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस है। सो अगर हम लोग देखिए वेरियस सोर्सेज को जब मैंने कंपाइल किया, सो यू कैन फाइंड दिस। So the basic thing is that Delhi जो है, Delhi is having desertification at an rate increasing, जो desertification है वो increase हो रहा है at a rate of 11.03 11.03 के परसेंटेज के रेट से दिल्ली में डिसर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। और ये जो डिसर्टिफिकेशन है ये किस वजह से हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के कारण दिल्ली में बेसिकली डिसर्टिफिकेशन ज़्यादा एग्रीड मैनर में है। और अगर हम लोग इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एवरेज की बात करें, सो एवरेज जो एरिया है अंडर डिसर्टिफिकेशन दैट इज 29.32 एंड दिस इज द डाटा ऑफ 2019। ओवर द इयर्स इट हैज इंक्रीज ऑल्सो। सो लेट्स सी सम अदर डाटा। सो अराउंड 96 million hectares or close to 29% of India's area is undergoing degradation as I mentioned here. इसके साथ साथ अगर UNCCD का डाटा कोट करें तो इंडिया में जितने भी ग्रासलैंड्स थे, ग्रासलैंड्स के 31% वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ दिस डिसर्टिफिकेशन। और इंडिया में जो डिसर्टिफिकेशन हो रहे हैं, जो डिग्रेडेशन है वो पर्टिकुलरली कंसाइज है, वो पर्टिकुलरली कन्फाइंड है इन 9 स्टेट्स। ये जो 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स में कन्फाइंड है। और इसके कारण ये जो 9 स्टेट्स है इसमें उनके जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी डिप्लीटेड हैं, वो काफ़ी सारे डिपेंडेंट हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। विद दैट अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसको वापस रिप्लेनिश करने के लिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट मेजर स्टार्टेड इन 1974। 1974 में ही फर्स्ट मेजर केम दैट इज नोन एज द कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसके बाद वी ऑल्सो हैड द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि ओवर द ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव होते होते एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग अ न्यूअर वर्जन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम नॉन एज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो एज ऑफ नाउ जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो एक रिन्यूड वर्जन है ऑफ द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा वी आर हैविंग द डिसर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वी आर हैविंग द सोइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड
prone rivers. Also we are having the national afforestation program ताकि जो deforestation है उसे हम लोग combat कर पाए. We are having the national action program for combat desertification. We are having the food and feeder development scheme. We are having the national mission on green area. Also we are having the desertification and land degradation atlas of India. So ये जो एटलस हैं ये डेवलप किया गया है बाय इसरो एंड ये जो यहाँ पर जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो जो मैप है इसी तरीके से इसरो जो है वो 2016 से उन्होंने एक मैप लॉन्च करते आ रहे हैं ताकि जो अवेयरनेस है वो बढ़ा पाए. अब दीज आर द मेजर्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन मैन्युफैक्चरर ने ओवर द ईयर्स लिए हैं. अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल में कौन से मेजर्स हैं. सो द मेजर्स टेकन इन द ग्लोबल एफर्ट्स. सो यहाँ पर द फर्स्ट एफर्ट इज नोन एज द बॉन्ड चैलेंज. इसके साथ साथ जिसमें कहते हैं कि हम लोग अराउंड 150 मिलियन हेक्टेयर जो हैं जो डिग्रेडेड लैंड है उसे हम लोग वापस लाना चाहते हैं. वापस उनकी जो क्राइटेरियाज है उसे रिप्लेनिश करना चाहते हैं बाय द ईयर 2020 और 350 मिलियन हेक्टेयर्स की जो लैंड है उसे हम लोग रिस्टोर करना चाहते हैं बाय द ईयर 2030. इसके अलावा सेकेंड एफर्ट की बात करें तो वी आर हैविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में द 15th गोल 15वां जो गोल है दैट इज मेंशनिंग दैट वी आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग थ्रू सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. सो यहाँ पर जो 15th नंबर ऑफ गोल है दैट इज रिलेटिंग टू डिग्रेडेशन. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन है एज वेल एज वी आर हैविंग द बॉन्ड चैलेंज. इसके अलावा जो मेजर डॉक्यूमेंट है जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा UNCCD दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. सो यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है इट इज द ओनली प्लीज रिमेंबर इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसने लिंक किया है एनवायरमेंट डेवलपमेंट को लैंड मैनेजमेंट से. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ UNCCD. इसके अलावा वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस इनिशिएटिव नॉन एज द ग्रेट ग्रीन वॉल. ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो ट्राई करते हैं जो कि अफ्रीका में है वो ट्राई करते हैं कि जो डिसर्ट हैं डिसर्ट के कारण जो एरिड रीजन्स हैं जो सेमी ह्यूमिड रीजन्स हैं उनकी जो लैंड है वहाँ पर रिप्लेनिश ना हो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्राइव ना हो वो वापस रिप्लेनिश हो. और इसके लिए वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर प्लांट्स जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ड करेंगे. और ये जो है ये स्पैन करेगा फ्रॉम सेनेगल टू जिबूती. सो सेनेगल से जिबूती तक वो एक लंबा जो है एक वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम लोग टर्म करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका. और सिमिलर इनिशिएटिव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट भी लागू करने की ट्राई कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया. अब इंडिया में ये एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत. सो पोरबंदर टू पानीपत जो कि आपके अरेवली रेंजेस के पैरेलली हैं तो वहाँ पर थार डिसर्ट के कारण जो बाकी के जो रीजन है उसमें कुछ ना कुछ डिप्राइवेशन ना आए उसके लिए वापस रिप्लेनिश करने के लिए वी आर प्लानिंग टू हैव दिस ग्रेट ग्रीन वॉल. With that, these are some of the measures that the Indian government as well as other government or other beneficiaries or other measures, other players have taken in the global level. With that, now let's move to our next article that is on the PMI. अब बात करते हैं PMI है क्या. So what is this PMI? PMI is the Purchasing Managers Index. ये एक इंडेक्स है जिसका काम है जिसका जो फुल फॉर्म है दैट इज दी Purchasing Managers Index. अब बात करते हैं PMI क्या है, PMI की सिग्निफिकेंस, उसकी बारीकियों को समझते हैं. So let's start with the first function. What is PMI? So PMI जो है it is full form of, it is the abbreviation of Purchasing Managers Index. और ये क्या है, एक इंडेक्स है जो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सर्वे बेस्ड मेजर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो रेस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि आप बताएं कि बिजनेसेस जो हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, और इस बेसिस पर उनको एक आइडिया मिलता है. वो क्या करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करेगी, और ये महीने के एंड स्टार्टिंग में ही वो पब्लिश करते हैं. सो इट इज़ पब्लिश बाय, इट इज़ कंपाइल्ड बाय IHS Markit. Now please remember that this IHS Markit is related to S&P Global. S&P जो ग्लोबल है उससे रिलेटेड है IHS Markit. So either it is compiled by IHS Markit or S&P Global, whichever way the statement is right. और ये जो कंपाइल करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस दैट इट इज प्रोवाइडिंग एंड रिलायबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि जब ऑफिशियल डाटा आते हैं जो कि मंथ के बीच में या साल में एक बार आते हैं, उससे पहले ही उसे मोर एडवांस वर्जन में मोर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यह क्या करते हैं, PMI रिलीज करते हैं डाटा. तो इससे क्या होता है कि आप फोरकास्ट कर पाते हो कि इकोनॉमी कैसे चलने वाली है. जब फोरकास्ट कर पा रहे हो सो इट इज शोइंग द इंडिकेटर, ये काइंड ऑफ इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे काम करेगा. जब इंडिकेटर बेटर होता है तो आप डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हो.
अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी खराब जाने की आशंका है तो वहाँ पर क्या करोगे आप स्पेंडिंग कम करोगे, आप सेविंग्स करोगे। अगर इफ इट इज शोइंग कि इकोनॉमी बेटर है सो यू विल बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर। सेम वे जब आपको दिख जाए कि इकोनॉमी कैसे काम करने वाली है, अगर आप इकोनॉमी अच्छा है, इकोनॉमी खराब है, इन दैट मैनर यू कैन ऑल्सो एडजस्ट दी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करने वाली है अकॉर्डिंग टू PMI तो क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रोएक्टिवली आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस PMI। With that, now let's move to other question of the day. So the first question is related to transcriptome. The second question is related to LiFi. So again, both these questions are previous year questions. अब इन questions को solve करने की कोशिश करें so that you have a knack on the way that UPSC asks questions. और इन जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in the video's description as well as in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.